हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? सब बढ़िया, मस्त। लेक्चर नंबर 2, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का एक लेक्चर हम लोगों ने देखा जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है ना। मैंने आपको ये बात बताई कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स बताए, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस बताए। ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइप्स को ही थोड़ा आगे डिटेल में देखेंगे। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स थे? 2 टाइप्स, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो इसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से देखने वाले, ठीक है। किन किन तरीकों से होता है सब कुछ। चलो थोड़ा तो मजा आने वाला है, राइट। गियर अप, शुरू करते हैं हम लोग। हाँ देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किसको बोलते थे स्ट्रिक्टली? जिसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, राइट। चाहे पेरेंट्स कितने भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, लेकिन अगर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, भले ही गैमेट शायद फॉर्म भी हो रहा हो, लेकिन बस अगर फ्यूजन नहीं हो रहा हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर हाँ, ये बात भी कहना सही है कि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जनरली, राइट। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है। लेकिन क्या ये रूल है? बिल्कुल नहीं। रूल क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? कि जो फर्टिलाइजेशन है, जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भाई गैमेट्स बनेंगे का फ्यूजन नहीं होगा, तो किसी ना किसी तरीके से तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा ये ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत तरह के। देखो ऐसे समझो, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर क्रिएचर हो, मल्टी सेलुलर क्रिएचर हो, कोई भी हो, मैमल हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तब उसे गैमेट्स तो बनाने ही पड़ेंगे और गैमेट्स को फ्यूज करवाना ही पड़ेगा, तभी उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, राइट। तो अब कुल मिला के उसमें तो एक कॉमन प्रोसेस हो गया ना कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स बनेंगे और फ्यूजन होगा। एसेक्सुअल में ऐसा नहीं है। एसेक्सुअल मेथड अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस है। कुछ कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उनका हैबिटेट अलग है, ठीक है। तो उन हर फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स ना अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें गैमेट बनाने की और इसे फ्यूज करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। इन्हीं मेथड्स को हम लोग अभी देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है फिजन का। फिजन समझते हो? फिजन, FISSION। फिजन का सिंपल सा मतलब होता है टूटना। क्या? टूटना। ये तो सब समझते होंगे टूटना क्या होता है, राइट। फिजन का मतलब टूटना। अब जो ऑर्गेनिज्म होगा वो टूट जाएगा, ठीक है, और टूट कर रिप्रोड्यूस करेगा। हाँ, कुल मिला के होगा तो यही, राइट। लेकिन करेगा कैसे? अब फिजन भी ना 2-3 टाइप्स के होते हैं। जैसे जो सबसे फेमस वाला है, जो सबसे पहले है, दैट इज बाइनरी फिजन, राइट। दैट इज बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन। बाइनरी, बाइनरी शब्द कहीं तो सुना हुआ लग रहा होगा। कहां? बाइनरी, बाइनरी डिजिट्स सुना है, कंप्यूटर में पढ़ा होगा। 101010 की लैंग्वेज। कंप्यूटर को ABCD समझ में नहीं आता है, क ख ग घ समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर को 101010 समझ में आता है, राइट। दे आर बाइनरी डिजिट्स। बाई का मतलब 2 होता है, ठीक है। बाई का मतलब 2 होता है, बाइनरी का मतलब 2। तो जब एक ऑर्गेनिज्म 2 में टूट जाए, फिजन का मतलब टूटना, और दोनों जो टुकड़े मिलेंगे वो नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप करेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। ये बहुत अच्छे से किसमें शो होता है? अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा, ठीक है। जो यूनिसेलुलर क्रिएचर्स है ना, उनमें बड़े अच्छे शो होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया में होगा, ठीक है। कैसे होता है? बहुत सिंपल है। मान लिया जाए ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा तो ऐसा ही होता है, इसके पास कुछ
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं इन्हें? दे आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। क्या इनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना है? नहीं, लेकिन क्या हमें जानना चाहिए? बिल्कुल 100%। ठीक है, तो अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होता है और ये उसका न्यूक्लियस हो गया, है तो सेल ही ना भाई, तो न्यूक्लियस तो होगा ही। अब ये अमीबा क्या करेगा ना कि ये इसका पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि मेरे भाई अब अमीबा टूटेगा दो अमीबा में, तो दोनों में से एक, दोनों को तो न्यूक्लियस चाहिए ना, और वो भी बराबर चाहिए, जितना पहले था उतना ही चाहिए। उसके लिए जरूरी क्या है कि जितना जो भी न्यूक्लियस है या उसके अंदर जो भी डीएनए है, जो भी जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट है, वो उसका एक कॉपी तैयार हो, उसका एक डुप्लीकेट तैयार हो, और फिर वो दोनों न्यूक्लियस एक एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। राइट, तो इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है ना, वो अपना एक कॉपी रेडी करेगा, अपना ही जैसा एक और न्यूक्लियस रेडी करेगा। ठीक है, और इसी अमीबा में, इसी के सेल में दो न्यूक्लियाई रेडी हो जाएंगे। ठीक है, और अब ये अमीबा का जो सेल है, ये इट विल स्टार्ट टू elongate एंड ब्रेक, ये टूटना शुरू होगा दो अलग अलग पीसेज में। ठीक है, तो फाइनली इसमें फिशर तैयार होगा, फिशर यानी कि एक क्लेफ्ट, गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर तैयार होगा। राइट, समथिंग लाइक दिस, और फाइनली ये दोनों अलग ही हो जाएंगे। राइट, ये एक अमीबा बन गया और ये दूसरा अमीबा बन गया। ठीक है, मस्त। ये जो था जिससे हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है, वो क्या है? दैट इज पेरेंट अमीबा। ये भाई पेरेंट अमीबा है, और ये दोनों हो गए, दे आर डॉटर अमीबी, डॉटर अमीबी। ठीक है, ये दोनों। अब होता क्या है ना कि बाइनरी फिजन में, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पेरेंट अमीबा था, तो इसमें एक न्यूक्लियस ओरिजिनली था, वो टूटकर उसने एक और कॉपी बनाया, वो वाला न्यूक्लियस किसके पास गया? इसके पास या इसके पास? क्या जवाब दोगे? कुल मिला के मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो पेरेंट अमीबा था, वो इन दोनों में से कौन सा है? तो क्या बोलेंगे, ये वाला या ये वाला? नया जो अमीबा बना वो इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला या ये वाला? जवाब ये है कि इन दोनों में से कोई नहीं, ये दोनों डॉटर अमीबी है और ये पेरेंट अमीबा है। ठीक है, ये दोनों डॉटर अमीबी है, इन दोनों में से कोई भी पेरेंट नहीं है। तो हम लोग वो इस चीज को बोलते हैं कि बाइनरी फिजन में या फिजन में पेरेंटल आइडेंटिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट। मतलब इस अमीबा का जो पहचान था, का जो आइडेंटिटी था एज अ पेरेंट, वो खत्म, ये अमीबा खत्म ही हो गया। अब ये दोनों डॉटर अमीबा, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी पेरेंट अमीबा नहीं, दोनों डॉटर ही अमीबे हो। ठीक है, अब ये दोनों भी आगे चल के ऐसे ही फिजन करेंगे, डिवाइड करेंगे और नए अमीबे बनेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ बाइनरी फिजन वर्क्स। अब ऐसा ही होता है अमीबा पैरामीशियम में। अब डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल, ये अलग अलग एंगल से, अलग अलग प्लेन से भी हो सकता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है लेशमैनिया, लेशमैनिया का नाम सुना है? ये एक बहुत ही फेमस बीमारी काउज करता है, काला जार। ठीक है, इसी की वजह से होता है। ये भी एक फोटो जो है अमीबा और पैरामीशियम की ही तरह, तो इसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस, एक फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो ये कैसे करेगा? ये क्या यहां से बट जाएगा ऐसे? नहीं, ये इस प्लेन में, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है ना, इस प्लेन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डिवीजन इधर से शुरू होता है। तो ये कैसा बनेगा ना, नीचे से एक फिशर तैयार होना शुरू होगा, ऐसा नीचे से ये दो में डिवाइड करना शुरू होगा, न्यूक्लियस भी दो बनेंगे। ठीक है, और फाइनली ये दो अलग ही हो जाएंगे, तो दो नए लेशमैनिया तैयार हो जाएंगे। राइट, तो ये भी बाइनरी फिजन ही है, एक ऑर्गेनिज्म दो में ब्रेक कर रहा है, लेकिन बस इसका प्लेन अलग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन।
क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन के अलोंग इसका फिजन हो रहा है। अब लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन का मतलब जैसे मैं हूं, ठीक है, तो एक हुआ कि अगर इस बॉडी को स्लाइस करना है, कट करना है, तो एक हुआ कि इस प्लेन में कट कर सकते हैं, ठीक है, इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। दूसरा इस प्लेन में कट कर सकते हैं। तो मेरे लेंथ के अलोंग कौन हुआ, मेरी लंबाई के अलोंग कौन हुआ, ये वाला। इस प्लेन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल प्लेन या सेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलेंगे। तो इसमें सिंस लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के अलोंग हो रहा है, इसके वाले बाइनरी फिजन को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो लेशमैनिया ऐसा ही शो करता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। ये हुआ बाइनरी फिजन के बारे में। इसमें सिंपली एक सेल होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा जो कि दो में ब्रेक कर जाएगा, दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेरेंटल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोई पेरेंट नहीं रहेगा, जो नए और ऑफस्प्रिंग्स मिले वो दोनों ही ऑफस्प्रिंग है, उनमें से कोई पेरेंट नहीं, ठीक है। तो दैट्स हाउ बाइनरी फिजन वर्क्स। अब फिजन यहां पे दो में टूट रहा था तो बाइनरी फिजन बोलते हैं, ऐसे तीन में भी टूट सकता है, चार में भी टूट सकता है। तो क्या सबके लिए अलग अलग टर्म रहेगा? नहीं, दो में टूटता है तो हम लोग उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, दो से ज्यादा में ब्रेक करते हैं तो हम लोग उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिजन कौन शो करता है? बहुत सिंपल सा जवाब है, मल्टीपल फिजन शो करता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम सुना है? जरूर सुना होगा। कहां सुना है? प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है, जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम। बट ये फेमस किस चीज के लिए? बहुत सिंपल सा जवाब है, मलेरिया का यूज करने के लिए, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का यूज करता है। इसी को कैरी करती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। बचपन से जीके में पढ़ते आ रहे होंगे, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसी को कैरी करते हैं, प्लाज्मोडियम को। और जब वो काटता है किसी ह्यूमन बीइंग को, तो उसके सलाइवा के थ्रू ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में इंटर कर जाता है, ठीक है, और फिर हमें मलेरिया हो जाता है। तो दिस काउज इज मलेरिया। ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ये मल्टीपल फिजन करता है, मतलब एक प्लाज्मोडियम का सेल रहेगा पर वो दो में ब्रेक नहीं करेगा, वो एक ही बार में बहुत सारे में ब्रेक कर जाता है, 9 10 20 25 ऐसा एक ही साथ, ठीक है। पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सिंपली एक प्लाज्मोडियम है तो एक न्यूक्लियस लेट से 10 टुकड़े में बट गया, 10 नए न्यूक्लियाई बना, और फिर उतने ही सारे सेल्स निकल जाएंगे। तो प्लाज्मोडियम है जो मल्टीपल फिजन शो कर रहा है, मतलब वो मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स तैयार कर रहा है, जबकि बाइनरी फिजन में दो ही ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं। बाइनरी फिजन में पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस हो जा रहा था, मल्टीपल फिजन में क्या होगा? उसमें भी लॉस हो जाएगा, चाहे 10 बने या 20 बने, वो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग होंगे, कोई पेरेंट नहीं होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग बोलते हैं ना कि जो बाइनरी फिजन शो कर रहा है या जो मल्टीपल फिजन भी शो कर रहा है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ना हम लोग साइंटिफिकली इमॉर्टल मानते हैं, इमॉर्टल, अमर, ठीक है। अश्वत्थामा, ठीक है, अश्वत्थामा अमर है ना, तो वैसे ही ये इन ऑर्गेनिजम्स को ना हम लोग इमॉर्टल मानते हैं, अमर। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो मर तो रहा नहीं है, ठीक है, वो सिंपली डिवाइड करके दो बना दे रहे, राइट। एक अमीबा था, वो कभी मरेगा नहीं अनलेस कि उसको किसी ने प्रीडेट कर लिया, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, वो बात अलग है। बट ये टेक्निक मरता नहीं है, मरने के पहले ये दो में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसको तो आइडेंटिटी ही खत्म हो गई, ये तो अब बचा ही नहीं, बचता तब तो बोलते कि जिंदा है, मर गया, ये तो अब है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इनको टेक्निकली इमॉर्टल मानते हैं, इन यूनिसेलुलर क्रिएचर्स, ठीक है। चलो, तो फिजन दो हम लोगों ने देखा, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। किसी को कोई दिक्कत? आई होप नहीं हो, समझ में आ गया हो। बहुत सिंपल सा मतलब है, बाइनरी फिजन का मतलब दो में टूट जाना, मल्टीपल फिजन का मतलब बहुत सारे में टूट जाना। जरूरी है इनके एग्जाम्पल्स याद रखना, ठीक है, और उसमें भी वो एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हो। एनसीईआरटी में जो दिया है वो एकदम कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग बडिंग देखते हैं।
मैं ये सब मिटा रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नोट कर लो वीडियो पॉज करके। चलो अभी हम लोग देखेंगे बडिंग। तो बाइनरी फिजन में क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म था, वो दोनों दो डॉटर ऑफस्प्रिंग्स में टूट गया है ना। बडिंग में ऐसा नहीं होता है। पहले बडिंग में होता क्या है या किन में होता है, इनके लिए जो बहुत फेमस ऑर्गेनिजम्स है बडिंग के लिए, नंबर 1 हाइड्रा। हाइड्रा का नाम सुना है? अवेंजर्स तो देखते होगे, उसमें हाइड्रा होता है ना, उस हाइड्रा की बात नहीं हो रही। हाइड्रा एक एक्वेटिक क्रिएचर है, ठीक है, पानी में रहता है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में रहता है, मतलब खारे पानी में भी रहता है, समंदर के पानी में भी रहता है, और नदी तालाब जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें भी रहता है। और दूसरा जो बडिंग के लिए फेमस है वो है ईस्ट। ईस्ट भी यूनिसेलुलर क्रिएचर है, और क्या है ये एक फंजाई है, ठीक है, हाइड्रा एनिमल किंगडम में आता है। ईस्ट एक फंगस है, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो लेट्स से कि ये एक ईस्ट का सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब देखो, तुम हो सकता है कि तुम्हें ये बाइनरी फिजन जैसा ही लगे, पर है नहीं। क्या होगा कि ये इसमें ना एक छोटा सा मेम्ब्रेन में एक प्रोजेक्शन एलिवेशन शुरू होगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फोल्ड करेगा और एक छोटा सा बर्ड के जैसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा, ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करना शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें ना एक छोटा सा बर्ड तैयार होगा और न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, राइट। धीरे धीरे क्या होगा, ये बर्ड थोड़ा अलग होने की कोशिश करेगा, राइट, और ये बर्ड और जो न्यूक्लियस है वो पूरा डिवाइड करके बर्ड के पास आ जाएगा, और फाइनली एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये बर्ड अलग ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक अलग सेल बन चुका है। ये जो बर्ड था, ये जो बर्ड डेवलप कर रहा था, ये अलग हो चुका है इस बॉडी से, ठीक है। अब वो जो बर्ड बना वो तो डॉटर ईस्ट हो गया ना। सब जगह डॉटर ही बोलते हैं यार, सन नहीं बोलते हैं यहाँ, ठीक है। ये दिस इज डॉटर ईस्ट एंड ये जो था ये पेरेंट ईस्ट था, है ना। वो जो डॉटर ईस्ट बना, बाइनरी फिजन में भी तो ऐसा ही हो रहा था, दो सेल मिल रहे थे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। देखो, बाइनरी फिजन में जो दोनों डॉटर अमीबे मिल रहे थे वो दोनों इक्वल साइज के मिल रहे थे। बात आ रही है समझ में? मतलब जो साइटोप्लाज्म था उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था इन केस ऑफ बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन। बडिंग में साइटोप्लाज्म का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जो देखो ना, जो बड है उसके पास इतना ही साइटोप्लाज्म है ना, लेकिन जो पेरेंट सेल है उसके पास इतना साइटोप्लाज्म। बात पल्ले पड़ रही है? सेल के अंदर जो पूरा साइटोप्लाज्म है वो बड के पास थोड़ा सा होगा, बाकी पेरेंट सेल के पास होगा। लेकिन बाइनरी फिजन के केस में जो दोनों डॉटर सेल्स बनते थे, दोनों के पास लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जाता था। यहां पे बड का साइज बहुत छोटा है, तो इन केस ऑफ बडिंग साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल, ठीक है। बर्ड को एक बहुत छोटा सा शेयर मिलेगा, सो साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल, जबकि बाइनरी फिजन के केस में या सिंपली फिजन के केस में इक्वल होता है। अगर डिफरेंस लिखने बोले ना बाइनरी फिजन और बडिंग के बीच में, तो सबसे पहला डिफरेंस यही लिखेंगे कि बाइनरी फिजन में साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल अमंग द डॉटर सेल्स, और बडिंग के केस में साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल, ठीक है। बर्ड के पास थोड़ा सा है, पेरेंट सेल के पास खूब है। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट कि इसमें पेरेंटल आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट, ठीक है। इसमें ये अभी भी पेरेंट ईस्ट है, इसमें ये दोनों के दोनों डॉटर ईस्ट नहीं है, इसमें ये पेरेंट ईस्ट है और ये जो बर्ड डेवलप हुआ था ये डॉटर ईस्ट, ठीक है। सो इन केस ऑफ बडिंग पेरेंटल आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट, ठीक है। पेरेंट जो था वो अभी भी है, राइट। वो आगे भी बर्ड बनाता रहेगा। इनफैक्ट अब
ऐसा होता है ना ईस्ट के केस में, इतना फास्ट बडिंग होता है कि एक बर्ड अपने पेरेंट सेल से अलग भी नहीं हुआ होता है और उसमें दूसरा बर्ड बन चुका होता है, उसमें एक और बर्ड ऐसा बन चुका होता है, इतना फास्ट रिप्रोड्यूस करता है इस, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन इसमें जो पेरेंटल आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहेगा, खत्म नहीं होगा, जबकि फिजन के केस में पेरेंटल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ ईस्ट रिप्रोड्यूसेस। हाइड्रा के केस में भी, हाइड्रा बहुत सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है ऐसा, इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, 6 7 8 टेंटिकल्स हो सकते हैं। उन टेंटिकल्स को वो खुद को बचाने के लिए और शिकार करने के लिए, प्रे करने के लिए, अपना फूड कैप्चर करने के लिए यूज करता है। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना हाइड्रा के, ये एक ही बार यूज हो सकते हैं। एक टेंटिकल अगर यूज हुआ ना एक बार, तो वो दोबारा यूज नहीं हो सकता, एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है ना कि इसमें एक छोटा सा बर्ड बनना शुरू होता है ऐसा, ठीक है। वो बर्ड धीरे धीरे साइज में बढ़ता है, राइट, और एक समय आता है कि ये बर्ड टूट कर गिर जाता है, ठीक है, और वो छोटा सा बर्ड फिर नया हाइड्रा बनाता है, ठीक है। तो इसमें भी बात यही हुआ, ये अभी भी पेरेंट हाइड्रा है और ये डॉटर हाइड्रा, राइट। सो दैट्स हाउ बडिंग वर्क्स। तो बाइनरी फिजन और बडिंग क्लियर हो गया। बडिंग में एक छोटा सा बर्ड कली को बोलते हैं ना, अगर प्लांट्स के केस में देखें तो बर्ड इज कली, राइट। तो ये बहुत छोटा सा पोर्शन है ना, पूरे प्लांट को तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे ही बडिंग ही इन ऑर्गेनिजम्स में भी होगा, एक छोटा सा पोर्शन निकलेगा और वो पोर्शन निकलकर टूटकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, दैट इज बडिंग। क्लियर है बात? चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, किसी भी हाल में इनको भूलना नहीं, किसी भी हाल में नहीं, ठीक है। चलो अभी अगला मेथड है फ्रैगमेंटेशन। नाम ही से समझ में आ रहा होगा, फ्रैगमेंट्स का मतलब टुकड़े, तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब टुकड़ों का बनना। तो इसमें जो सब मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो होता है स्पाइरोगाइडा। अब स्पाइरोगाइडा क्या है? स्पाइरोगाइडा इज एन एल्गी। एल्गी होता है, एक्वेटिक है, पानी में रहता है, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास कुछ खेत वेत है या पानी से भरा हुआ ऐसे ही कुछ तालाब है, झील है, कुछ भी है, हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, सब कॉमन नजारे हैं, राइट, हमारे आसपास। उसमें देखना हरा हरा कुछ कुछ ना पानी के ऊपर जम जाता है। कुछ लोग अगर उसको साफ कर दे, कुछ समय के बाद वो दोबारा जम जाएगा, ठीक है। हिंदी में उसको जलकुंभी बोलते हैं जनरली, ठीक है। वो जलकुंभी कुछ और नहीं है बल्कि एल्गे ही है, ठीक है। उन्हीं में से, वैसे ही एक एल्गे में से आता है एक स्पाइरोगाइडा, ठीक है। वो देखते हो तुम, रिबन के जैसा होता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे करके पूरे पॉन्ड को, पूरे वाटर बॉडी को ढक लेता है। तो स्पाइरोगाइडा क्या होता है कि ये रिबन की तरह होता है इसका शेप, माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ऊपर से देखने में पता नहीं चलेगा। और एल्गी है तो सेल वॉल होगा ही, एल्गी प्लांट किंगडम का है तो सेल वॉल होगा, ठीक है। तो ये सब ना अलग अलग सेल्स होते हैं और इनके पास न्यूक्लियस होगा। तो लेट्स से कि ये एक स्पाइरोगाइडा है जो कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ये सब अलग अलग सेल्स है, सेल वॉल से सेपरेटेड है प्रॉपरली। तो अगर इसको रिप्रोड्यूस करना होगा ना तो क्या करेगा ये, या हो जाएगा ऐसा कि ये कहीं पर से इसका जो सेल है वो ब्रेक करेगा। अब ब्रेक ऐसे ही नहीं करेगा, ब्रेक वैसे ही करेगा जैसे बाइनरी फिजन में कर रहा था, ठीक है। एक जगह से ही नहीं, ये 2-3 जगहों से कर सकता है या और भी ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसेस से कर सकता है। पर जहां से भी ब्रेक करेगा वहां पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है, और न्यूक्लियस डिवाइड करके वो दोनों पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जो सेल्स बनेंगे नए उनके पास भी तो न्यूक्लियस होना जरूरी है ना, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस जनरली डिवाइड कर जाता है। अगर नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टूटने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड कर लेगा, ठीक है। तो ये जितने भी टुकड़े बने ना, अब इसमें से मान कितने टुकड़े मिले हमें, 4 टुकड़े मिल गए, एक इधर
राइट। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये जो चार टुकड़े मिले ना, ये जो चार फ्रैगमेंट्स मिले, ये चारों फ्रैगमेंट्स फिर और अपना सेल डिवीजन करेंगे और ये भी अलग अलग लेंथ में इंक्रीज करेंगे। तो पहले अगर स्पाइरोगाइरा का लेंथ इतना ही था, अब इन चारों का लेंथ इतना हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा ना, इसका अमाउंट बढ़ा, तो रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये जो सारे फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं, these fragments will grow into new organism। ठीक है। तो ये जो सारे फ्रैगमेंट्स मिले, ये सब बढ़कर नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। टुकड़ों में टूटे, फ्रैगमेंट्स बने, और वो सारे फ्रैगमेंट्स फिर से नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गए। दैट्स इट। इतना ही तो करना है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल। जैसे ही फ्रैगमेंटेशन शब्द कानों में पड़े, तुम्हारा सबसे पहला ध्यान स्पाइरोगाइरा पे जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। मतलब फ्रैगमेंटेशन सुनाई पड़े तो स्पाइरोगाइरा दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है। एग्जाम में भी जब फ्रैगमेंटेशन पूछेगा ना, तो मेरा विश्वास करो, ऑप्शन में स्पाइरोगाइरा पक्का हो। ठीक है। तो जब भी फ्रैगमेंटेशन की बात हो, रिमेंबर स्पाइरोगाइरा। आपके बुक में भी दिया हुआ है, एग्जाम में भी यही आएगा। चलो, और अगर बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है, तो एकदम प्रॉपर ऐसा डायग्राम बना देंगे। क्या जाता है ऐसा डायग्राम बनाने में? एक रिबन बनाना है, उसमें सेल को डिवाइड करना है, न्यूक्लियस बनाना है, फ्रैगमेंट्स बनाना है, दैट्स इट। ठीक है। तो डायग्राम बनाकर समझाएंगे तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 3 मेथड्स देखे, क्या क्या? फिजन, फिजन में भी बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग और ये फ्रैगमेंटेशन। अब हम लोग देखेंगे रीजेनरेशन। रीजेनरेशन कुछ नहीं है, ये फ्रैगमेंटेशन का ही दूसरा फॉर्म है। एनिमल्स में ये फॉर्म। ठीक है। हम लोग जो एल्गे में बोल रहे थे फ्रैगमेंटेशन बोल रहे थे, कुछ वैसा ही यहाँ पे रीजेनरेशन हो जाएगा। ठीक है। रीजेनरेशन में क्या होता है? रीजेनरेट करना ना, यानी कि दोबारा से बन जाना। आपको, तुम्हें पता है तुम्हारे बॉडी में एक ऑर्गन है जो रीजेनरेट कर सकता है। या ऐसे ही समझो ना कि मान लिया जाए कि कहीं पे छिल गया, कहीं पे कट जाता है ऊपर से, तो वहां पे तो वो स्किन उसको हील कर देता है ना, स्किन, ब्लड सेल, जो भी है, बॉडी उसको हील कर देता है। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो वहां पर का जो स्किन है वो रीजेनरेट कर रहा है, बोल सकते हैं ना। लेकिन लेट्स से कि पूरा हाथ ही कट गया, लेट्स से कोई उंगली कट गई, कंप्लीटली अलग हो गई, तो वो नई उंगली तो नहीं आएगी। ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये रीजनरेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। छिपकली की जो पूंछ होती है वो रीजनरेट कर जाती है। ठीक है। पूंछ अगर कट गई तो वो दोबारा आ जाती है। ठीक है। स्पाइडरमैन में इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया था ना उसके विलन ने। उसने अपने आप को ही कुछ छिपकली जैसा बना लिया था। ठीक है। तो अगर वो उसके बॉडी पार्ट्स कट भी जाते थे तो दोबारा से डेवलप कर जाते थे। ठीक है। मेरे बॉडी में, तुम्हारे भी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो ऐसा कर सकता है। मतलब अगर वो कट जाए ना तो वो दोबारा वो ऑर्गन पूरा बन जाए। कौन सा ऑर्गन सोचो? कमेंट करके बताओगे? चलो कमेंट करके बताना। मैं हिंट देता हूं, वो बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है। दैट ऑर्गन कैन रीजनरेट। ठीक है। तो खैर हम लोग यहाँ पे रीजनरेशन को एज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बात कर रहे हैं। मतलब अब छिपकली की तो पूंछ कटी तो वो सिर्फ पूंछ ही डेवलप होगा ना यार, राइट? पूरा छिपकली, पूरा एक नया छिपकली ही तो डेवलप नहीं हो जाएगा। अगर हो जाता ना तो हम लोग उसी को इसमें हम लोग पढ़ रहे होते। लेकिन हम लोग यहाँ पे छिपकली को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे किसको पढ़ेंगे? जो रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे फेमस एग्जांपल्स में से आता है हाइड्रा, जो अभी जस्ट तुमने बडिंग में देखा। अब तुम सोचो कि अरे ये तो बडिंग से रिप्रोड्यूस कर रहा था। हाँ भाई, बडिंग से भी करता है,
रीजनरेशन भी करता है, ठीक है। और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है प्लेनेरिया, ये ट्रू रीजनरेशन शो करता है, ठीक है। मतलब रीजनरेशन की जब भी बात हो, जो पहला एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए वो होगा प्लेनेरिया, ठीक है। ये है क्या प्लेनेरिया, कभी नाम भी सुना है? डाइवर्सिटी पढ़ो, अगर पढ़ा है अच्छा से तो सुना हो। प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म, प्लैटीहेलमिंथस फाइलम का मेंबर, ठीक है। प्लेनेरिया ये ट्रू रीजनरेशन शो करता है, मतलब हाइड्रा भी करता है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो है प्लेनेरिया। सबसे पहला एग्जांपल जो हिंट करना चाहिए अबाउट रीजनरेशन इज प्लेनेरिया। ये क्या, सिंपल सा एक ऑर्गेनिज्म होता है, टेप वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म है, ठीक है। अब मान लिया कि ये 2-3 टुकड़ों में बट गया, किसी कारण से कट गया है, कैसे भी ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब ये जो 3 टुकड़े मिले ना, ये इसकी पूंछ, ये इसका मिडिल पार्ट, ठीक है, और ये इसका हेड, ये तीनों के तीनों नए प्लेनेरिया में डेवलप कर जाएंगे। मतलब इससे भी एक पूरा फुल्ली ग्रोन प्लेनेरिया डेवलप करेगा, इससे भी और इससे भी, ठीक है। ये कैपेबिलिटी छिपकली के पास नहीं है भाई। छिपकली का अगर पूंछ कटा तो 2 टुकड़े मिले ना, एक छिपकली और उसकी पूंछ, तो जो छिपकली वाला पोर्शन है उसका तो पूंछ बन जाएगा, लेकिन जो पूंछ है, जो पूंछ कटा, उससे क्या पूरा नया छिपकली बन जाएगा? नहीं बनता है, ठीक है। तो जो प्लेनेरिया है, लेकिन इसमें ऐसा होता है, जो 3 पार्ट्स मिले, तीनों पार्ट ग्रो कर जाते हैं। अब इसका, अब तुम लोग का खुराफाती दिमाग सोच रहा होगा कि अगर ऐसा प्लेनेरिया को 100-200 टुकड़ों में बांट दे तब तो क्या 100-200 प्लेनेरिया मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक लिमिट है, राइट। तो पर जनरली जो प्लेनेरिया होता है दैट शोज ट्रू रीजनरेशन। हाइड्रा भी शो करता है। अब हाइड्रा बडिंग करता है नॉर्मली, लेकिन मान लिया जाए कि हाइड्रा कट गया, उसका बॉडी 2-3 टुकड़ों में बट गया किसी कारणवश, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने काट के अलग कर दिया, किसी भी तरीके से कट गए, तो वो टुकड़े नए हाइड्रा में डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर फॉर रीजनरेशन इज प्लेनेरिया, अ प्लैटीहेलमिंथस। लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे। ये क्या है? अभी तक जो मेथड हम लोगों ने देखा वो सब एनिमल्स, सेल्स, इन सब के लिए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए थे। ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए क्यों? देखो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने अभी देखे हैं, हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सेक्सुअली भी करते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक वैसे ही प्लांट्स भी सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या कर सकते हैं। तो प्लांट्स में ना 2 टाइप के पार्ट्स होते हैं। मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूं। प्लांट्स में 2 टाइप के पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव और दूसरे को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो 2 टाइप के पार्ट्स हो गए, वेजिटेटिव और दूसरा रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव वो पार्ट है ना जिसका काम है प्लांट को ग्रो करना, फूड स्टोर करना, फूड बनाना, ठीक है, मतलब उसको जिंदा रखने में हेल्प करना। उसमें उसके लीव्स आ गए, स्टेम आ गया, ब्रांच आ गया, रूट्स आ गए, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोलेंगे? जो एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, जिसका काम ही है रिप्रोडक्शन। अब लीफ का काम नहीं है रिप्रोडक्शन, उसका काम है फोटोसिंथेसिस, तो वो वेजिटेटिव पार्ट है। लेकिन फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि उसका काम ही है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या आ गया? स्टेम आ गया, रूट आ गया, ठीक है, लीव्स आ गए, राइट। इनका काम नहीं है रिप्रोडक्शन, लेकिन हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखेंगे कि ये पार्ट्स भी कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे, जो उनका काम नहीं है, लेकिन उसमें भी वो एक मॉडिफिकेशन एक तरीके का, कि ये प्लांट फ्लावर के अलावा इस पार्ट के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सब क्या बोल रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेट करना मतलब होता है चलना, मूव करना, ठीक है, रास्ते पे चलना, तो आगे बढ़ना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में वही हो रहा है ना, नया ऑफस्प्रिंग आ रहा है,
तो जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो आगे बढ़ रही है। और किन पार्ट्स के हेल्प से? वेजिटेटिव पार्ट्स के हेल्प से। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये कुछ नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो इसमें दो तीन स्टेम से कौन करता है? थ्रू स्टेम। स्टेम से आपका करेगा पोटैटो, जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, फिर शुगर केन, राइट, शुगर केन हो गया, और अनियन, गार्लिक, ये सब स्टेम से ही करते हैं। अब इनमें से कुछ है जिनका स्टेम अंडरग्राउंड होता है। पोटैटो का जो ट्यूबर जो आप लोग खाते हो, ठीक है, मतलब पोटैटो का प्लांट का वो हिस्सा जो हम लोग खाते हैं, उसका जो ट्यूबर है जहां पे वो अपना फूड स्टोर करके रखा है, ठीक है, उसमें देखा ऐसे ऐसे उजले उजले डॉट 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 टाइप के होते हैं, दे आर बर्ड्स, या इनको हम लोग आइज बोलते हैं इस केस में, ठीक है। ये सब एक्चुअली क्या है पता है? ये सब नोड्स है उस स्टेम के। नोड्स क्या होते हैं? लेट्स से ये एक स्टेम है, तो स्टेम का वो पॉइंट जहां से नया ब्रांच या नया लीफ निकलता है उसको हम लोग नोड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर स्टेम से रिप्रोड्यूस करवाना है तो नया ब्रांच या नया लीफ तो नोड से ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना होता है कि जब हम लोग उस पोर्शन को कट करके लगाए तो उसमें एक नोड जरूर रहे। नोड नहीं रहेगा तो फिर नया ब्रांच या नया लीफ कुछ आएगा ही, ठीक है। और इसका नोड कौन सा है? यही नोड होना ही इस बात का सबूत है कि ये जो पोटैटो का ट्यूबर है ये स्टेम है, रूट नहीं है, भले ही ये जमीन के नीचे उग रहा हो, क्योंकि नोड्स स्टेम में पाए जाते हैं, रूट्स में नहीं, ठीक है। तो ऑल्दो ये जमीन के नीचे उग रहा है, सिंस इसके पास नोड्स है, ये स्टेम है, और जब इसको तुम बोओगे ना मिट्टी में तो इन्हीं जगहों से नया प्लांट निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा रोज या हिबिस्कस, इन प्लांट्स के भी स्टेम को अगर आप नोड के सहित लगा दे मिट्टी में तो उससे नया प्लांट उग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं ये सब स्टेम के भी थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टेम के थ्रू, ठीक है। ध्यान बस इतना रखना है कि सबके पास एक एक नोड जरूर हो। दूसरा, रूट के थ्रू कौन कर सकता है? रूट के थ्रू करता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो समझते हो? शकरकंद। ध्यान रहे, पोटैटो आलू स्टेम है, लेकिन स्वीट पोटैटो शकरकंद रूट है। उसका वो पोर्शन जो हम लोग खाते हैं वो उसका रूट है, ठीक है। पोटैटो का प्लांट अपना फूड स्टेम में स्टोर करता है और स्वीट पोटैटो अपना फूड रूट में स्टोर करता है, ठीक है। स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, ये सारे प्लांट्स रूट से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लीफ से कौन? एक ही बहुत फेमस सा एग्जांपल है, हो सकता है तुम सब अपने घर में लगा भी रखे होगे। क्या होता है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का नाम सुना है? घर में होगा, देखना ऐसा ऐसा लीफ होता है, ठीक है। और लीफ के बॉर्डर पे ना, किनारे पर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलते हैं, मतलब ऐसा ही छोटा छोटा प्लांट निकल जाएगा लीफ के किनारे 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 रूट के साथ, ठीक है। तो इनके किनारे पे ना ऐसा छोटे छोटे प्लांट्स निकलेंगे जिनके रूट्स भी होंगे, ठीक है। होता क्या है कि धीरे धीरे वो प्लांट्स ना टूट जाते हैं उन पत्तों से और नीचे मिट्टी पे गिरते हैं, और मिट्टी के कांटेक्ट में आते ही उनका जो रूट है वो ग्रो करता है और वो वहीं पे नया प्लांट बन जाता है। तो ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है? लीव्स के थ्रू। तो इस केस में इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पत्तों के द्वारा हो रहा है, लीव्स के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल्स याद रखना बहुत जरूरी है। यही है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब ये सब तो खैर नेचुरल तरीका हो गया ना, तो नेचुरली हो रहा है। अब इसी के हम लोगों ने ना कुछ आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशंस बना रखे हैं, मतलब हम लोग आर्टिफिशियली ये सारे काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब नर्सरीज में पौधे बेचे जाते हैं, ठीक है। तो वो पौधे बेच रहा है कोई आदमी, तो वो तो बहुत सारे बेचना चाहेगा, ज्यादा बेचना चाहेगा,
तो उसको ऐसा तरीका चाहिए जो कि फास्ट हो, कम खर्च में हो जाए और उसमें वॉल्यूम ज्यादा मिले, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स मिले। तो इन तरीकों के सहारे भी चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम लेगा, है ना। तो फिर और भी तरीके होते हैं, जैसे एक होता है टिश्यू कल्चर, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा महंगा है, लैबोरेटरीज में होता है। उसमें क्या करते हैं ना कि हम लोग सोमैटिक सेल को ही लेके, या सोमैटिक सेल मतलब कोई भी ऐसा सेल जो कि गैमेट्स, सेक्स सेल्स नहीं है, जिसका काम रिप्रोडक्शन करना नहीं था, कोई नॉर्मल सा सेल बॉडी का। तो अब जैसे एक पत्ता लिया, पत्तों को लेट से 100 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और उनमें से हर एक टुकड़े को ना अलग अलग कंटेनर में एक प्रॉपर सोल्यूशन में, शुगर के सोल्यूशन में जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, एक पर्टिकुलर टाइप के सोल्यूशन में डाल दिया जाता है। ठीक है, होता क्या है ना कि वो सारे सोमैटिक पार्ट्स ना नए प्लांट में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, और उन प्लांट्स को फिर वहां से निकाल कर मिट्टी में लगा दिया जाता है। ठीक है, और फिर उनको बेचा जाता है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा महंगा है, तो हर जगह नहीं होता, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, खैर समझ में आ गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है इन केस ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स तो समझते होंगे, स्पोर्स वैसे होते हैं सेक्सुअल भी, सेक्सुअल टाइप के भी स्पोर्स होते हैं, और एसेक्सुअल। हमें किससे मतलब है फिलहाल? एसेक्सुअल स्पोर्स से। ठीक है, स्पोर्स है क्या? दे आर काइंड ऑफ सीड्स, एक तरीके का बीज ही है। बीज को क्या होता है कि बीज को हम लोग मिट्टी में लगाते हैं तो नया पौधा उगता है, स्पोर भी वही चीज है। ठीक है, बस वो बहुत छोटा होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। ठीक है, हमें दिखेगा नहीं, वो भी उड़ता उड़ता जाएगा, और उसे जब प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाएगा, यानी जैसे मॉइस्चर मिल गया, मिट्टी मिल गई जो उसे चाहिए, तो वहां पे वो ग्रो कर जाएगा। और ये ज्यादातर देखा जाता है फंगस में, और भी ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, लेकिन फंगस में बहुत प्रोमिनेंट है, फंजाई किंगडम। ठीक है, अगर राइजोपस समझते हो? ब्रेड मोल्ड को बोलते हैं राइजोपस ब्रेड मोल्ड। अगर रोटी को छोड़ दिया जाए बहुत समय के लिए, तो उसमें फुंदी टाइप का कुछ लग जाता है, सड़ने लगता है रोटी, है ना। वो जो लग गया है उसमें, दैट इज राइजोपस, एक फंगस है। उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो आपको ना कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, लाइक दिस, राइट, ऐसा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो। ये सब क्या है? ये सब वो साइट है, वो जगह है जहां पे स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। ये फंगस का पूरा एक नेटवर्क होता है जिसको हम लोग माइसीलियम बोलते हैं, और ये उसका वो साइट है जहां पे वो स्पोर्स बनाएगा, स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि धीरे धीरे ना ये जो सैक है, ये जो बैग है, ये फटता है, डहिस करता है, और अंदर में जो स्पोर्स पैक्ड थे वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, बाहर निकलेंगे, हवा में उड़ेंगे, उड़ते उड़ते कहीं जाएंगे जहां उनको मॉइस्चर मिल जाएगा, और वहां पर वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, वहां पे वो फंगस नया फंगस बनाएगा, और फिर वो फंगस फिर से स्पोर्स बनाएगा, वो स्पोर्स फिर से उड़ेंगे, एंड द साइकिल विल गो ऑन। इसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। पर स्पोर्स की खास बात क्या होती है ना कि वो थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं टू चेंज, मतलब वो बहुत समय तक डोरमेंट रह सकते हैं। मतलब उन्हें अगर प्रॉपर कंडीशन नहीं भी मिला ना, तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएंगे, वो बहुत समय तक वैसे ही रहेंगे। उसके बाद भी अगर उसको कंडीशन कहीं मिल गया, कहीं पे मॉइस्चर मिल गया, तो वो वहां पे ग्रो कर जाएगा। तो स्पोर में ये खास बात होती है कि वो रेजिस्टेंट होता है टू आउटर चेंजेस। अब ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइम स्पैन के लिए हो सकता है। किसी का स्पोर जल्दी खत्म हो जाएगा, किसी का लेट से होगा, वो अलग बात है। लेकिन सारे फंगस में लगभग इसी तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात क्लियर है? गुड, वेल डन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इतने ही मेथड्स थे। आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो यार। ठीक है, चलो अगले वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे। ठीक है, इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मस्त रहिए, हंसी खुशी रहिए। बाय बाय।